वेलकम टू अवर चैनल लोकस पॉइंट ऑफ योर करियर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लो मोल्डिंग के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, ब्लो मोल्डिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग और स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। इनके बारे में हमने देखा था कि क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे ऑपरेशंस होते हैं और इनकी मशीन्स कैसे कैसे होती हैं। आज के इस पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं जिन टॉपिक्स की, वो है पैरिसन प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल पैरामीटर्स। और इस टॉपिक के अंदर हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पैरिसन और प्रीफॉर्म क्या होता है। ये टर्म पहले भी यूज़ हुए हैं, पिछले पार्ट में भी हमने यूज़ किए थे, आज भी कई जगह इनका यूज़ होगा। तो हमको सबसे पहले तो जानना होगा कि पैरिसन और प्रीफॉर्म क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि पैरिसन प्रोग्रामिंग आखिर है क्या और इसका क्या यूज़ होता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोल पैरामीटर्स या वेरिएबल्स जो हैं ब्लो मोल्डिंग के, वो क्या क्या हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आपका सपोर्ट हम तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरिसन और प्रीफॉर्म, ये दो टर्म्स आखिर हैं क्या। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ब्लो मोल्डिंग की, तो ब्लो मोल्डिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट ही होता है पैरिसन या प्रीफॉर्म के बनने से। पैरिसन या प्रीफॉर्म प्लास्टिक के वो भाग हैं जिनको बना करके फिर उनमें जब हम एयर ब्लो देते हैं उनको गर्म करके, तब बोतल या कंटेनर या जो भी टैंक वगैरह हम बना रहे हैं वो आकार लेता है मोल्ड के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरिसन की। तो पैरिसन देखिए क्या है। तो पैरिसन जो ग्रामेटिकली यानी व्याकरण की दृष्टि से जो इसका मीनिंग होता है, वो एक समानांतर पाइप जैसी एक संरचना होती है, इसको आप समझ सकते हैं, यानी कि एक ट्यूब जैसी आप संरचना मान लीजिए इसको। तो ये प्लास्टिक की एक ट्यूब की तरह की संरचना होती है जो दोनों सिरों से खुली होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको डायग्राम से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एनिमेशन है। यहाँ पर ये जो नीले रंग का ये हिस्सा ये आया, ये ऊपर एक्सट्रूडर है, एक्सट्रूजन डाई है। एक्सट्रूडर से ये जो नीले रंग का हिस्सा नीचे निकला, यही था पैरिसन। ये हिस्सा जब नीचे आया, इसके बाद ये देखिए ये ब्लो मोल्डिंग की जो डाई है, इस डाई में इसको बंद किया, सॉरी मोल्ड है, इस मोल्ड में इसको बंद किया गया। बंद करने से निचला हिस्सा जो था इस ट्यूब का, वो प्रॉपरली क्लोज हो गया और यहाँ के हिस्से को कट कर देते हैं। ये प्रोसेस पूरा कहलाता है पिंच ऑफ। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इतना होने के बाद जो ऊपर से हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ है, यहीं से हम एयर ब्लो दे देते हैं ब्लो पिन के माध्यम से। और ब्लो पिन से जो हवा आती है, प्रेशराइज्ड एयर, वही हवा इसको फुला देती है, जो मोल्ड के अंदर आकार ले लेता है कंटेनर का। तो ये तो बात हो गई प्रीफॉर्म की। अब अगर हम देखें कि पैरिसन क्या होता है, तो जब हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग, तो इंजेक्शन मोल्डिंग की शुरुआत होती है प्रीफॉर्म से। पैरिसन और प्रीफॉर्म बेसिकली इनमें कुछ खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा प्रीफॉर्म तैयार कर लेते हैं, और जब बहुत सारे प्रीफॉर्म तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम उनको गर्म करके, हीटअप करके, उनके द्वारा उनमें ब्लो मोल्डिंग करके बॉटल्स, कंटेनर्स तैयार करने लगते हैं। तो प्रीफॉर्म क्या है? प्रीफॉर्म जो है ये पॉलीथीन टेरेप्थलेट का एक टेस्ट ट्यूब जैसा पार्ट होता है। इसके अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है आपको दिख रहा है, ये पूरा है प्रीफॉर्म। इसके निचले सिरे पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर थ्रेड्स यानी कि चूड़ियाँ बनी हुई हैं। ये थ्रेड्स जो हैं ये कैप लगाने के काम में आते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या कोई भी बॉटल आप देखते हैं तो जहाँ पर कैप लगती है, नीचे का हिस्सा वही है इन पर, इसीलिए थ्रेड्स बने हुए हैं, क्योंकि ये कैपिंग का काम करते हैं। अब इसमें जब हम इस प्रीफॉर्म को हम हीटअप करते हैं, हीटअप करने के बाद इसको हम मोल्ड के अंदर रख करके एयर ब्लो देते हैं नीचे से, यानी कि जिस जगह पर थ्रेड्स है वहाँ से। और गर्म करने के बाद जब एयर ब्लो दिया जाता है तो ये फूल करके बॉटल की या कंटेनर की आकार ले लेता है। यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस। सबसे पहले ये प्रोसेस देखिए अभी स्टार्ट होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। ये तो एंड पार्ट है। हाँ, अब देखिए सबसे स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ से होती है। सबसे पहले हम प्रीफॉर्म बना रहे हैं। जो रेड कलर की टेस्ट ट्यूब जैसी एक संरचना बनाई, ये हमने बनाई इंजेक्शन मोल्डिंग से। इसके बाद हम इसको लेकर के आए और ब्लो मोल्डिंग में हमने इसको रखा, बंद किया और ऊपर से एयर ब्लो दिया। अब ये देखिए जो रेड कलर की ट्यूब थी उसने एक कंटेनर का आकार ले लिया। तो प्रीफॉर्म का यूज़ हम करेंगे जब हम बात करेंगे इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की, और पैरिसन की बात करेंगे जब हम बात करेंगे एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। तो उम्मीद है पैरिसन और प्रीफॉर्म में अंतर तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको नोटिफाई कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।
बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट आता है कि पैरिसन कंट्रोल क्या होता है। तो पैरिसन की जब हम बात करते हैं तो पैरिसन मैंने आपको बताया एक गर्म की हुई प्लास्टिक जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है एक्सट्रूजन के द्वारा। तो ऐसी प्लास्टिक जब नीचे आएगी तो इसकी जाहिर सी बात है कि जो चारों तरफ की दीवारें हैं यानी कि वॉल्स हैं, उनकी मोटाई यानी कि चौड़ाई जो है उसको कंट्रोल करना बेहद आवश्यक होता है, उनको नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि जिस समय पैरिसन बाहर आता है तो उस समय इसके अंदर एक वेट होता है। जैसे ये देखिए जो ब्लैक कलर का ये डाई है एक्सट्रूजन वाली, उससे ये पैरिसन नीचे निकल रहा है। तो जो सबसे पहला हिस्सा होता है ये बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही ये ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है, जिससे ये वेट क्रिएट करता है और ऊपर के हिस्से को तेजी से नीचे खींचता है, जिसकी वजह से देखिए बीच में ये पैरिसन पतला हो जाता है, कहीं पर पतला कहीं पर मोटा। ये कोई फिक्स एक संरचना नहीं बनती। अगर इस तरह के पैरिसन से हम आगे जा कर के बॉटल या कंटेनर कुछ भी बनाएंगे तो उसकी जो वॉल्स होंगी वो भी एक समान मोटाई की नहीं होंगी, जिससे कि उस बॉटल की जो कैपेसिटी होगी या परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी नहीं मिलेगी। वो कभी भी लीक कर सकती है, फट सकती है, या जिस भी ऑपरेशन के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो फेल हो सकती है। यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि बॉटल या कंटेनर जो हम बना रहे हैं उसकी मोटाई जो है उसकी दीवारों की वो एक समान रहे, बैलेंस्ड रहे। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले ही जो पैरिसन निकल रहा है, पैरिसन की जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस, उसको मेंटेन करें। तो इसको मेंटेन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं पैरिसन कंट्रोल। यहाँ पर देखिए दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर थिकनेस मेंटेन है अगर पैरिसन की, तो इससे जो बॉटल बनती है उसकी थिकनेस अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है। देखिए ये यहाँ पर थिक है क्योंकि यहाँ पर इसको पकड़ने के लिए हमने बनाया, तो ये हिस्सा थोड़ा थिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा थिक रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैरिसन को कंट्रोल करते हैं, इसकी थिकनेस को कंट्रोल करते हैं। अब ये कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैरिसन प्रोग्रामिंग। तो पैरिसन प्रोग्रामिंग क्या होती है ये इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दूंगा क्योंकि पैरिसन प्रोग्रामिंग ये प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट्स आपको बता सकते हैं। यहाँ पर इसका यूज़ क्या है और कैसे किया जाता है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो डाई यूज़ होती है, यानी कि जो डाई हेड जिसको हम बोलते हैं, जिससे पैरिसन निकलता है, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डाइवर्जेंट टूलिंग और एक होता है कन्वर्जेंट टूलिंग। जैसा कि यहाँ इमेज में दिख रहा है, डाइवर्जेंट में ये जो साइड में आपको गैप दिख रहा है, ये ग्रे कलर और एक ये ब्लैक पार्ट इज़ कॉल्ड मैंड्रल। ओके, तो मैंड्रल को हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि जो बीच में वाइट गैप दिख रहा है, यहाँ से होकर के जो प्लास्टिक है, पिघली हुई प्लास्टिक, वो यहाँ से आती है एक्सट्रूजन के थ्रू, और उसके बाद ये जब एक्सट्रूड होकर के यहाँ से आएगी तो आगे के पैसेजेस से होते हुए आगे निकलती है और यही नीचे एक ट्यूब की तरह से निकलती जाती है। अब अगर इस मैंड्रल को हम नीचे की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि यहाँ के जो स्पेसेस हैं ये बढ़ जाएंगे, ये गैप खुलेगा तो यहाँ से ज़्यादा प्लास्टिक निकल सकती है, यहाँ से ज़्यादा प्लास्टिक निकल सकती है, यानी कि जो वॉल थिकनेस होगी जो अब पैरिसन निकल रहा है वो ज़्यादा निकल रही होगी। जबकि इसके अपोजिट अगर हम कन्वर्जेंट में बात करें, कन्वर्ज टूलिंग की बात करें, तो इस डाई हेड में अगर हम इस मैंड्रल को नीचे की तरफ ओपन करते हैं या नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्लोज़ होती है, यानी कि ये गैप क्लोज़ होता जाएगा। जबकि इस मैंड्रल को अगर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये ओपन होगा गैप। तो जैसे जैसे इसको हम ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो वॉल थिकनेस यहाँ से बढ़ेगी, और जैसे जैसे इस मैंड्रल को हम नीचे लाएंगे यहाँ साइड का गैप कम होता जाएगा और वॉल थिकनेस घटती जाएगी। तो ये दो तरह के जो डाई हेड्स हैं यूज़ होते हैं, एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं पैरिसन प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पैरिसन प्रोग्रामिंग क्या है? तो पैरिसन प्रोग्रामिंग प्लास्टिक के एक्सट्रूड होने पर पैरिसन की मोटाई को बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि पैरिसन की जो थिकनेस होती है उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस इज़ पैरिसन प्रोग्रामिंग। डाई हेड्स हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर डाई हेड प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है। एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं वो प्रोग्रामिंग इसी मैंड्रल को मूव करती है। जो ब्लैक पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इन केस ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टूलिंग, तो ये इसी डाई हेड को मूव करते हुए डाई हेड प्रोग्रामिंग जो है प्लास्टिक की मात्रा को कंट्रोल करती है, अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को कंट्रोल करती है, और इसको करने से जो प्लास्टिक आ रही है पैरिसन की वॉल पर उसकी थिकनेस भी कंट्रोल हो जाती है। और अगर थिकनेस कंट्रोल होगी तो कूलिंग टाइम पर भी फ़र्क पड़ता है।
यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रोग्रामर जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है पैरिसन की, उसको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि विच टाइप ऑफ डाई हेड इज़ बीइंग यूज्ड, मतलब कौन सा डाई हेड यूज़ हो रहा है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसका डाउनवर्ड मूवमेंट जो होगा वो इस गैप को ओपन करेगा, यानी कि वॉल थिकनेस को बढ़ाएगा। जबकि अगर कन्वर्जेंट है तो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट वॉल थिकनेस को कम करेगा। तो इसको अगर हमको नहीं पता है, प्रोग्रामर को नहीं पता है, तो प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, वही चीज़ आ गई जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये एक कन्वर्जेंट टूलिंग है तो मैंड्रल को ऊपर रखने से गैप बढ़ेगा, जबकि डाइवर्जेंट है तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। लैंड रीजन यहाँ पर क्या होता है उसको देखते हैं। तो लैंड रीजन जो फ्लैट एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लैंड रीजन। तो यहाँ पर जो है इस मैंड्रल में जो ओपनिंग वाला हिस्सा है ये और ये, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों जगह पर वॉल थिकनेस जो होती है उसकी मोटाई में फ़र्क होता है। पैरिसन की मोटाई जो होती है उसमें फ़र्क होता है और इसी अंतर को प्रोग्रामर कंट्रोल करता है और इसी अंतर के द्वारा ही वॉल थिकनेस को भी कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर वो चीज़ क्लियर दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर जो मटेरियल की मोटाई है वो कम है, जबकि नीचे आने पर ज़्यादा है। तो ये इसको मूव करके हम लोग लैंड रीजन के पास की जो मोटाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर और नीचे के हिस्से को हम लोग वेरी करते हैं। तो ऊपर और नीचे की जो मोटाई होती है मटेरियल की, लैंड रीजन के ऊपर और लैंड रीजन के नीचे दोनों में फ़र्क आ जाता है। इसके ऊपर की मोटाई देखिए, इस हिस्से के ऊपर की मोटाई यहाँ पर मोटाई कम है और इसके नीचे ये मोटाई ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ऑपरेटर जो है वो हवा से भरे हुए उन क्षेत्रों में मोटाई को नियंत्रित करने के लिए इस कंट्रोल सिस्टम को सेट करता है जो सबसे अधिक पतले होते हैं या जो कम से कम एक्सपेंड होते हैं। यानी कि जो जहाँ पर पतला हो रहा है ज़्यादा उसी जगह पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया, जो वॉल है कंटेनर की वॉल अगर ज़्यादा पतली हो गई तो वो ज़्यादा कैपेसिटी की नहीं रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। अब पैरिसन प्रोग्रामिंग के जो इम्पॉर्टेंट कुछ और भी पॉइंट्स आते हैं या पार्ट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो आपका मूवमेंट होता है मैंड्रल, ये मैंड्रल जो है ये एडजस्ट करता है इस गैप को। ओके, जो बीच का गैप है या ओपनिंग है मटेरियल के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ये मैंड्रल यूज़ हो रहा है। फिर इस मैंड्रल को ही कई जगह बुशिंग भी बोला जाता है। तो इस मैंड्रल या बुशिंग को अपने ही ट्रैक पर रखने के लिए एक ट्रांसड्यूसर, पोजीशन ट्रांसड्यूसर, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसका यूज़ करते हैं। वो क्या करती है कि मैंड्रल जो है ठीक अपने ही रास्ते पर ऊपर या नीचे मूव करे, अपनी जगह से ज़रा सा भी इधर उधर अगर हुआ तो एक साइड की थिकनेस अलग हो जाएगी, एक साइड की अलग हो जाएगी। इस स्थिति को हमको बचाना होता है। ओके, फिर इसी से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोलिक सिस्टम भी होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोलिक पिस्टन होता है जो डबल एक्टिंग होता है। वो डबल एक्टिंग पिस्टन इस मैंड्रल से कनेक्ट होता है ऊपर जा कर के। ओके, वो पिस्टन जब आगे मूव करेगा तो मैंड्रल नीचे आएगा, वो पिस्टन जब पीछे मूव करेगा तो मैंड्रल को ऊपर खींच लेगा। और इस पिस्टन को चलाने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको चलाने के लिए एक हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक वॉल्व यूज़ करते हैं हम, जिसकी मदद से ऑयल की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं हम। और ऑयल की सप्लाई रेगुलेट होने से पिस्टन का मूवमेंट रेगुलेट होता है, पिस्टन के मूवमेंट रेगुलेट होने से मैंड्रल का मूवमेंट कंट्रोल होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए पैरिसन प्रोग्रामिंग के। अगर बात करें हम कि ब्लो मोल्डिंग जो प्रोसेस है इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स क्या क्या हैं, तो अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे पहला आता है पैरिसन टेम्परेचर। पैरिसन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, पैरिसन टेम्परेचर का मतलब हो गया जो एक्सट्रूड होकर के ट्यूब निकलता है, उसी ट्यूब को एक सिरे से बंद करके और दूसरे सिरे से हवा भर के हम लोग डिफरेंट तरीके के कंटेनर्स का आकार देते हैं। तो वो जो ट्यूब निकल रहा है उसका टेम्परेचर, उसका बहुत प्रभाव होता है कि उस आगे चल करके वो किस तरह की शेप लेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कैसी सरफेस होगी, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये टेम्परेचर जो है अगर हाई है
तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो वॉल की यूनिफॉर्मिटी है वो हम लोग ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि हर जगह एक जैसी थिकनेस हो वॉल की, क्योंकि इतना पतला प्लास्टिक हो जाएगा वो जो ईज़िली फ़्लो कर रहा होगा, और इतने पतले फ़्लो को, पतले लिक्विड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा वेरी कर जाएगी। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो ठंडा होने में भी समय लगेगा, तो कूलिंग टाइम जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी घट जाएगी, यानी कि अब प्रोडक्ट बनने में और ठंडा होने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके विपरीत अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ तो मिलेगी लेकिन इसकी मोल्डिंग डिफ़िकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो ठीक से गर्म नहीं हो पाया है तो जल्दी शेप नहीं लेगा, और लेंथ जो है वो भी श्रिंक कर जाएगी। और क्या चीज़ें आएंगी, तो वॉल थिकनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉल थिकनेस क्यों ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर कम है तो एक्सपेंशन भी कम हो जाएगा। एक्सपेंशन कम होगा मींस प्लास्टिक जो है एक ही जगह पर रुकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से थिकनेस ज़्यादा होगी। ऐसी स्थिति में स्ट्रेसेस जो लगती हैं वो ज़्यादा लगेंगी, रफ़ सरफेस बनेगी और अपीयरेंस, देखने में प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, और प्रोडक्ट अगर देखने में अच्छा नहीं होगा तो उसकी सेल और मार्केटिंग भी कम हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई पैरिसन टेम्परेचर की। अगला जो पॉइंट आता है, जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, वो है ब्लोइंग प्रेशर। तो अब ब्लोइंग प्रेशर क्या है, इसको हम बोलते हैं जो कंप्रेस्ड एयर हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेशर। ब्लोइंग प्रेशर जितना अधिक अगर हम रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर ब्लोइंग प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा होने की अवस्था में जो कांटेक्ट बनता है, जब एक्सपेंड करेगा पैरिसन और मोल्ड से जा कर के चिपक जाएगा, सटेगा, तो जो गैप होगा मोल्ड वॉल और पैरिसन की वॉल के बीच में वो कम से कम होगा, जिससे जो शेप मिलेगी वो हमें एग्जैक्ट मिलेगी। ओके, अब ऐसी स्थिति में जब ब्लोइंग प्रेशर ज़्यादा है तो जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी शेप ले लेगा, जबकि इसके अपोजिट प्रेशर अगर कम है तो यहाँ पर शेप लेना मुश्किल होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई ब्लोइंग प्रेशर की। अगला पॉइंट आता है ब्लो अप रेशियो। ब्लो अप रेशियो का मतलब हो गया कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका साइज़ और अपॉन में जो पैरिसन का साइज़ है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलते हैं ब्लो अप रेशियो। तो ब्लो अप रेशियो अगर हमने ज़्यादा रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा कब होगा, जब प्रोडक्ट या उत्पाद के साइज़ की तुलना में पैरिसन का जो साइज़ है वो बहुत कम हो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये लार्जर वॉल्यूम प्रोडक्ट्स बनाएगा लेकिन उनकी वॉल थिकनेस कम हो जाएगी, क्योंकि पैरिसन तो बहुत कम मटेरियल से बना है तो वॉल थिकनेस ऑब्वियस है घट रही होगी। जब ये पतले बनेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ भी घट जाएगी, रिजिडिटी भी घट जाएगी और जो स्टेबिलिटी होगी वो भी कम होगी। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बोलें कि अगर हमने ब्लो अप रेशियो को कम रखा, इसका मतलब होता है कि उत्पाद के साइज़ की तुलना में पैरिसन का जो साइज़ है वो हमने तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ज़्यादा रखा, तो उस अवस्था में जो वॉल थिकनेस है वो बढ़ी हुई होगी। वॉल थिकनेस बढ़ी हुई होगी तो प्रोडक्ट जो होगा उसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ी हुई होंगी और वो स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। तो ब्लो अप रेशियो हो गया। इसके बाद जो अगला वेरिएबल आता है दैट इज़ मोल्ड टेम्परेचर और प्रीफॉर्म का आकार। तो मोल्ड टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, मोल्ड टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो क्या होगा, जैसे ही उस मोल्ड में प्लास्टिक आएगी, यानी कि पैरिसन जैसे ही उस मोल्ड के कांटेक्ट में आएगा वॉल्स के, तो उसका जो टेम्परेचर है वो तुरंत डिक्रीज़ होगा। और तुरंत डिक्रीज़ होने की अवस्था में यहाँ पर कई बार क्रैक्स भी आ सकते हैं, सरफेस रफ भी हो सकती है, डिज़ाइन जो होगी, शेप जो होगी वो बिगड़ सकती है। मोल्ड टेम्परेचर बहुत अधिक होने के कंडीशन में क्या होगा, तो ऑलरेडी जो पैरिसन आ रहा है वो पहले से ही गर्म है। अब मोल्ड की जो वॉल्स हैं उनका टेम्परेचर भी बहुत अधिक है, तो जो कूलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कूलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होने से जो प्रोडक्शन साइकिल है वो लंबी हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन में समय ज़्यादा लगने लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जो ब्लो मोल्डिंग से जुड़े हुए थे। अगर इस वीडियो में आपको ब्लो मोल्डिंग के बाकी कॉन्सेप्ट्स कुछ समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिए। कोई क्वेरी हो या
कोई सुझाव हो या कोई सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में उसको आप मेंशन करिए। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखिएगा मोल्डिंग के। ब्लो मोल्डिंग का ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। बहुत जल्द ही कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफ़र मोल्डिंग जैसे प्रोसेसेस को लेकर भी हम आने वाले हैं। थैंक यू।